नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक। खबरें विस्तार से। केदारनाथ उपचुनाव के लिए भाजपा ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने अपने 5 मंत्रियों को केदारनाथ उपचुनाव में जीत दिलाने के लिए मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि उनके पर्यवेक्षक जमीनी सर्वे कर चुके हैं और जैसे ही तारीखों का ऐलान होगा, कांग्रेस पूरे दमखम के साथ केदारनाथ का उपचुनाव जीतेगी। के उपचुनाव होने वाले हैं, जल्दी तारीखों की घोषणा भी यहां पर हो जाएगी। भाजपा ने पूरी ताकत यहां पर झोंक दी है। कांग्रेस का क्या कुछ स्टैंड है जानते हैं प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा से। कांग्रेस ने क्या कुछ रहने वाला है? देखिए, जो कुरीतियां बीजेपी ने की है, जो हालात वहां पैदा किए हैं, उनके अगेंस्ट हम लोग हैं और उन बातों में हम चर्चा कर रहे हैं और लोगों का उसमें हमको समर्थन मिल रहा है और इसीलिए बीजेपी घबराई हुई है और अपने 5 मंत्री की ड्यूटी वहां लगाई है। जो सदस्यता अभियान भी भाजपा से चलाया जा रहा है, उसमें उन्होंने कहा था कि हम लोग जो केदारनाथ विधानसभा उसमें अधिक से अधिक जो सदस्य वो बना पाएंगे, लेकिन अभी तक 17% सदस्य ही बना पाए हैं। देखिए, बीजेपी की हालत खराब है। अपने पुराने सदस्यों को ही दोबारा से सदस्यता दिलाई जा रही है। उनके विधायक और जो सांसदों को जो टारगेट है 5,000 और 10,000 का, वो मुश्किल से 5,000 की जगह 10, 15, 20 लोगों के मैक्सिमम 100 लोगों के करा रहे हैं। और हालात ये होगी, संवैधानिक जो मूल्य हैं, जो हमारी परंपरा है, उनको तोड़ते हुए विधानसभा की अध्यक्ष सदस्यता करा रही है, जो देखने में पहले नहीं आता था। इसी पार्टी के भगत सिंह कोश्यारी जी ने जब वो राज्यपाल बने, अपने बीजेपी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिया था कि मैं एक संवैधानिक पद पे बैठ रहा हूं, तो मुझे किसी पार्टी का सदस्य होते हुए काम नहीं करना है। तो ये एक सेट एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन आज जो हमारे अध्यक्ष हैं, वो प्रचार में भी जा रही हैं पार्टी के और वो आज सदस्यता भी करा रहे हैं, तो हालत बहुत खराब है, इसीलिए नौमत है। आगामी जो पिछले भी 2 बाई इलेक्शन यहाँ पर हुए थे, मंगलौर और बद्रीनाथ के, वहाँ पर कांग्रेस को काफी जीत यहाँ पर मिली थी और काफी ऊर्जावान जो कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर हुए थे। तो क्या लगता है ये ऊर्जा केदारनाथ में भी उनको जीत दिला पाएगी? आपको निश्चित ही कार्यकर्ता उत्साहित है। अगर सब कुछ ठीक रहा और पार्टी की अंदरूनी चीजें ठीक रही तो निश्चित तौर पर कांग्रेस जीतेगी। एक आखिरी सवाल, आपराधिक मामले महिला के प्रति लगातार बढ़ते जा रहे हैं उत्तराखंड में और कहीं ना कहीं जो भाजपा सरकार के जो नेता हैं उनकी पाई जा रही है, और भी कहीं ना कहीं जो नेताओं को बचाने की कोशिश यहाँ पर कर रही है, इस पर किस प्रकार देखते हैं? देखिए, चाहे वो भर्ती घोटाले हों, पटवारी पेपर लीक, SSSC भर्ती घोटाला, हाकम सिंह मंगलौर का मंडल अध्यक्ष, हमारी अंकिता भंडारी में पुलकित आर्या से लेके 2 इनके मंडल अध्यक्ष जमानत में, सल्ट और चंपावत, दुख संघ के चेयरमैन कल पकड़े गए हैं, संत रेसा में इनके ओबीसी सेल के सदस्य। लेकिन एक चीज मेरे को आपके माध्यम से कहनी है कि दुख संघ के चेयरमैन को अभी तक पदच्युत क्यों नहीं किया गया है। ये कहते हैं कि वो चुने गए प्रतिनिधि हैं, तो इसमें सरकार को ये भी बताना चाहिए, आपने खटीमा के जो प्रमुख थे उनको क्यों पदच्युत किया था और कोर्ट से जीत के आपके उसमें शामिल हो गए, तब से उनको कोई खतरा नहीं है। आपने कई जिला पंचायत सदस्य अध्यक्षों का, कई चेयरमैनों के पद से उनको हटाने का कार्रवाई की थी, तो दुख संघ के चेयरमैन में आप क्यों दरियादिली दिखा रहे हैं, ये हमारा प्रश्न है। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा। इनका साफ तौर पर कहना है कि बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव जीतने के बाद कांग्रेस काफी ऊर्जा में भरी हुई है और उसके बाद जो केदारनाथ के जो उपचुनाव हो यहाँ पर होने हैं, उस पर भी कांग्रेस कहने के अपनी जीत यहाँ पर दर्ज कराएगी। बहरहाल के लिए इतना ही। अपने सहयोगी हरीश यादव के साथ में देहरादून से वेपटवाल की एक खास रिपोर्ट। निकाय चुनाव कराने में हो रही देरी के कारण कांग्रेस ये आरोप लगाती रही है कि भाजपा निकाय चुनाव कराने से डर रही है। वहीं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कांग्रेस को जवाब देते हुए कहा कि भाजपा चुनाव कराने से नहीं डर रही है, क्योंकि भाजपा ने राज्य में विकास का काम किया है। राज्य की जनता भाजपा के साथ खड़ी है। डर तो उन्हें लगता है जो भ्रामक प्रचार करके राजनीति करते हैं। अमेरिका जब जाते हैं तो झूठा प्रचार कर अमेरिका में भारत को बदनाम करने की साजिश रचते हैं। हम देश के सच्चे सिपाही हैं, इसलिए हम चुनाव से डरने वाले नहीं हैं। चुनाव के लिए कभी भारतीय जनता पार्टी इसलिए नहीं डरती क्योंकि हमारे पास एक व्यापक समर्थन जनता का है। हमारे पास देवतुल्य कार्यकर्ता है। हमने विकास कार्य किया है, हमारी प्रदेश सरकार ने भी, मोदी सरकार ने भी। तो डरना किस बात से? डर तो उन्हें होगा ना जो भ्रामक प्रचार करके राजनीति करते हैं, झूठ के आधार पर राजनीति करते हैं। अमेरिका में जाएं तो आप झूठ और भारत को बदनाम करने की बात करते हैं। बदनाम जो हमारे देश के अंदर आरक्षण के नाम पे, संविधान के नाम पे जिन्होंने झूठा प्रचार किया, डर तो उनको लगेगा, हमें किस बात का डर लगेगा? हम तो सच्चे साफ लोग हैं, इसलिए हम। देहरादून की जेल में बंद महिला कैदियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा कि वह
आने वाली 30 सितंबर को देहरादून की सुद्धोवाला जेल में निरीक्षण करेंगे। उन्होंने कहा कि महिला कैदियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर आयोग समय समय पर निरीक्षण करता है और 30 तारीख को भी डॉक्टर्स की टीम के साथ निरीक्षण किया जाएगा। आयोग और पुलिस का तो आपस में समन्वय बना रहता है और हर केस में ज्यादातर मैं लगती हूँ कि मेरा खुद का डिस्कस होता रहता है पुलिस से। और बहुत सारे तो हमने जो आयोग के पास आते हैं उनका निस्तारण भी हम करवाते हैं। कई बार तो क्या होता है कि रात तक टेलीफोन आते हैं मुझे कि आज ये बेटी चली गई है, तो उसमें मैं संबंधित जो भी जिला होता है वहाँ के एसएसपी से बात करती हूँ और बहुत हम बेटियों को हम वापस लाए हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आज विभिन्न माध्यमों से बच्चे हमारे भटक जाते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, और भी कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो गांव में चले जाते हैं और फेरी के रूप में जाते हैं और तो उनकी पहचान नहीं हो पाती है और हमारे जो पहाड़ की महिलाएं होती हैं भोली वाली होती हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने उसमें बहला फुसला के उन्हें ले जाते हैं। तो इसमें कैसी रोकथाम है, इससे सरकार भी इसमें काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की भी बिल्कुल महिलाओं को लेकर बहुत संवेदनशील है और उत्तराखंड राज्य महिला आयोग पूरी तरह से महिलाओं के साथ खड़ा है कि किस तरह से महिलाओं को सुरक्षित। नैनीताल में कुमाऊं दौरे पर पहुंचे डीएसपी अभिनव कुमार ने मां नयना देवी मंदिर में पूजा की। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने क्षेत्र में अपराध और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की जानकारी दी। डीएसपी ने कहा कि पुलिस कार्यों के लिए नए मानक तैयार किए जाएंगे जिससे बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी। उन्होंने 2500 पुलिस कर्मियों की भर्ती की प्रक्रिया और भीमताल में 50 करोड़ रुपए चोरी की अफवाह पर भी चर्चा की और कहा कि मामले में जब तक कोई तहरीर नहीं आती ठोस जानकारी नहीं दी जा सकती। कोशिश यही है कि इस दौरे में एक तो पूरे कुमाऊं क्षेत्र की जो अपराध की और कानूनी व्यवस्था की समीक्षा कर लूँ मैं ठीक से, और साथ ही साथ जो हमारे पुलिस के कर्मचारियों के लिए वेलफेयर के लिए कार्य चल रहे हैं, जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, उनकी जो वर्किंग कंडीशंस के बारे में जो हम लोग समय समय पे दिशा निर्देश दे रहे हैं, तो उनके साथ भी सम्मेलन करके उनके डिसिप्लिन के बारे में, उनके मोराल के बारे में जानकारी करूं। और कुमाऊं क्षेत्र हमारा मतलब टूरिज्म के लिहाज से और मतलब प्राचीन हमारे कुमाऊं धार्मिक पर्यटन के लिहाज से भी बड़ा इम्पोर्टेंट क्षेत्र है। और इस दौरे के माध्यम से हमारी कोशिश रहेगी कि जो यहाँ की पुलिस व्यवस्था संबंधित जो भी चुनौतियाँ हैं उनको ठीक से समझ के और उनको जल्द से जल्द हम दूर करने का प्रयास करें। श्रीनगर के गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में नॉमिनेशन प्रक्रिया के दौरान एनएसयूआई ने आर्यन ग्रुप के कुछ लोगों पर मारपीट और अभद्रता करने का आरोप लगाया है। जिला अध्यक्ष राजेश भंडारी ने बताया कि एनएसयूआई और से महासचिव पद पर प्रत्याशी भूमिका जोशी का नामांकन किया जा रहा था। इस दौरान आर्यन ग्रुप के कुछ लोगों ने वर्तमान सचिव आंचल राणा, उनके भाई और साथ में पहुंची एक छात्रा के साथ मारपीट की। इस मामले में एनएसयूआई के साथ युवा कांग्रेस और जिला कांग्रेस कमेटी के पद अधिकारियों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह से मुलाकात की। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। देखिए, मौका वारदात पे वहाँ पर जो पुलिस थी उन्होंने हमारे छात्र नेताओं के साथ मारपीट की, उनके साथ अभद्रता की है। और जब हमारे छात्र नेता वहाँ पर जो अपनी एफआईआर प्रथम सूचना रिपोर्ट करवाने गए तो उनकी एफआईआर नहीं लिखी गई। इस वजह से मजबूरन हमें एसएसपी साहब को एक ज्ञापन यहाँ से सौंपना पड़ा और एफआईआर के लिए उन्हें बोलना पड़ा। एसएसपी साहब ने 12 बजे से पहले हमें आश्वासन दिया है कि हम लोग एफआईआर यहाँ से लॉन्च करवाएंगे और इस मुद्दे पर आगे कार्रवाई की गई। पिछले 3 साल से वहाँ पर एनएसयूआई छात्र संगठन के साथ जो अभद्रता हो रही है, इसके खिलाफ हम लगातार पुलिस प्रशासन को तहरीर देते आ रहे हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई ना होना, मैं समझता हूँ ये पुलिस प्रशासन की भी नाकामी है। देखिए, जो अभी नॉमिनेशन सेंटर की जो प्रक्रिया होती है, जो अंदर की जो प्रक्रिया होती है, वो यूनिवर्सिटी का मैंडेट होता है और यूनिवर्सिटी ने जो भी सिक्योरिटी इंतजाम उनको करवाने होते हैं उनके द्वारा करवाए जाने चाहिए थे। अगर इसमें कोई कमी है तो हम यूनिवर्सिटी का भी इसमें क्या उनका रोल है वो हम लोग चेक करेंगे। और जहाँ तक महिला पुलिसकर्मी और हमारी अन्य पुलिसकर्मी की नियुक्ति थी वो हमारे द्वारा करवाई गई थी। और चूंकि ये घटना एकदम एक्सीडेंटली हुई है और एकदम बिना किसी समय हमें नॉलेज में आते हुए हुई है, तो क्योंकि ये बहुत इंस्टेंट इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, तो बट पुलिस वहाँ पे मौके पर मौजूद थी और जो पुलिस कर सकती थी उन्होंने किया। और आगे जो भी इसमें जिसकी कमी होगी या गलती होगी हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर राज्य सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लाभार्थियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने राशन कार्ड धारकों को दिए जाने वाले मुख्यमंत्री निःशुल्क 3 गैस सिलेंडर योजना को साल 2027 तक बढ़ा दिया है। बता दें कि यह योजना इस साल मार्च माह में समाप्त हो गई थी। वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री निःशुल्क 3 गैस सिलेंडर देने की योजना को 2022-23 में लागू किया गया था। अब सरकार ने इस योजना को 2027 तक बढ़ाने का निर्णय लिया। दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है और दीनदयाल उपाध्याय जी अंत्योदय योजना के जनक माने जाते हैं। उन्होंने तब सोचा था कि अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति को कैसे हम मुख्य धारा में ला सकते हैं, कैसे उनको हम राहत दे सकते हैं। और आज उनकी जयंती पे हम लोग ये सरकार एक जो हमने 2022 में हमने घोषणा की थी, अंत्योदय परिवारों को हम जो है 3 रिफिल फ्री में देंगे। आज उसकी मियाद बढ़ा के 2027 तक हम लोग कर रहे हैं और निश्चित रूप से इसमें भी हमारे उन गरीब लोगों को एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। अल्मोड़ा जिले में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर शिक्षक और सरकारी कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। जहां कर्मचारियों ने नंदा देवी परिसर में सभा का आयोजन किया, वहीं सभा के बाद आक्रोशित कर्मचारियों ने बाजार में जुलूस निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। साथ ही उन्होंने मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी। जो हमारे विजय बंधु द्वारा लगाया गया है, लगातार पुरानी पेंशन के लिए लड़ते आ रहे हैं। आज ये पूरे भारतवर्ष में जो 26 तारीख को जो आक्रोश रैली जो है घोषणा की गई है और पूरे सभी जितने भी हमारे राज्य हैं और उन राज्यों के जनपदों में जो आक्रोश रैली निकालने के लिए कहा गया है और उसका पालन हमारे शिक्षक और कर्मचारियों द्वारा भरपूर जोश खरोश से किया जा रहा है, क्योंकि ये एक दुखद घटना से जो है बड़ी है। जब 2005 के बाद जो है हमारी पुरानी पेंशन छीन ली गई और एक हमको जो है छलावा एक एनपीएस के माध्यम से एक प्राइवेट एजेंसी को जो है हमारा जो धन था, जो बचत का धन है, जो बुढ़ापे की लाठी है, उसको सौंपने का काम किया गया। तो बहुत समय के बाद जो हमने ये कार्यक्रम लगाते आ रहे हैं, अभी तक जो है सरकार चेती नहीं है। मैं बता देना चाहता हूँ सरकार को, जब तक हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी तब तक शिक्षक कर्मचारी हम एकजुट होकर हम पुरानी पेंशन लेके रहेंगे। नैनीताल पर्यटन विभाग ने 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर नैनीताल से कैंची धाम तक ट्रेनिंग कराने की पूरी तैयारी कर ली है। पर्यटन अधिकारी अतुल भंडारी ने बताया कि पर्यटन दिवस पर एनसीसी एनएसएस के छात्रों और होटल व्यवसायियों को ट्रैकिंग कराने के साथ सफाई अभियान भी चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान ट्रैकिंग दल को बर्ड वॉचिंग भी कराई जाएगी। अतुल भंडारी ने बताया कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ट्रैकिंग, नेचर, वाइल्ड लाइफ, संस्कृति से जुड़ी जानकारियों की पुस्तक का विमोचन भी किया जाएगा। थोड़ा सा जो ट्रैक अभी पॉपुलर नहीं है, नैनीताल से कैंची का जो मार्ग है, तो उसमें एक दल को वहाँ से ट्रैकिंग के लिए ले जा रहे हैं, जिसमें एनसीसी, एनएसएस और के बच्चे, साथ ही साथ होटल एसोसिएशन, मीडिया एवं अन्य जो नागरिकगण हैं वो वहाँ ट्रैकिंग के लिए जाएंगे। इस ट्रैक के साथ साथ वहाँ पर जो है ट्रेनिनेस ड्राइव भी रहेगा। तो रास्ते भर में जो भी अगर कूड़ा करकट या जो बीच में नैनीताल के निकट जो कूड़ा करकट है उसको भी इकट्ठा करके निस्तारित किया जाना, ये कार्रवाई भी रहेगी। और बर्ड वॉचिंग का एक छोटा सेशन या सेंसिटाइजेशन जो दल रहेगा उनको दिया जाएगा, जो बच्चे रहेंगे वो उसका फ़ायदा लेंगे। इसमें जो बर्ड वॉचिंग के हमारे एक्सपर्ट हैं वो उनको इस संबंध में गाइड करेंगे। अल्मोड़ा में जल्दी ही हेली सेवा शुरू होने वाली है। जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे ने टॉटिक हेलीपैड का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। डीएम ने बताया कि 3 अक्टूबर को टॉटिक हेलीपैड का शुभारंभ होगा और उसी दिन से हेली यात्रा भी शुरुआत की जाएगी। उन्होंने पीडब्ल्यू के अधिशासी अभियंता को निर्देश दिए कि उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के साथ मिलकर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। साथ ही जिलाधिकारी ने लैंडिंग ग्राउंड की कमियों को जल्द दूर करने के लिए और हेलीपैड के
अप्रोच मार्ग को सुधारने के निर्देश दिए। ये बहुत अच्छा एक हेलीपैड बन गया है। बीच में कुछ समय के लिए सेवा शुरू हुई थी, लेकिन हेलीपैड पे कुछ काम आवश्यक कराने थे जिसकी वजह से बंद हो गई थी। सारे कार्य पूरे हो गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन से पुनः हेलीकॉप्टर सेवा अल्मोड़ा के लिए शुरू हो जाएगी और इससे पर्यटन का और क्षेत्र का विकास होगा। रुड़की के ग्राम कान्हापुर में अंबेडकर पार्क में सेवा पखवाड़े के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। विधायक प्रदीप बत्रा ने फीता काटकर शिविर का उद्घाटन किया। इस शिविर में चिकित्सकों ने सैकड़ों गरीबों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की और परामर्श दिया। इस अवसर पर नगर विधायक प्रदीप बत्रा ने शिविर में शामिल होकर लोगों से संवाद किया और कहा कि स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से गरीबों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराकर हम समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इस दौरान स्वास्थ्य शिविर में लोगों को निःशुल्क दवाएं भी दी गई। कान्हापुर गांव में आयोजित किया गया। यहाँ पर सरकारी अस्पताल से डॉक्टर्स और दवाइयाँ उपलब्ध हैं और सभी ग्रामवासियों को इसका लाभ मिल रहा है। और यहाँ पर इंजेक्शन से लेकर और ब्लड टेस्ट से लेकर और मलेरिया डेंगू की दवाई और बच्चों के लिए बुखार की दवाई, सभी दवाइयाँ उपलब्ध हैं और पूरी टीम यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र से आई हुई है। तो मैं समझता हूँ कि इस मौसम में जब बुखार ज़्यादा हो रहा है तो सभी लोगों को इसका लाभ मिलेगा और ये स्वास्थ्य शिविर जगह जगह लगाए जाएंगे, गाँव-गाँव में लगाए जाएंगे। गांव अगर विकास की तरफ है तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। गांव का समग्र विकास हमारे लिए जरूरी है। अल्मोड़ा के मुख्य वन संरक्षक धीरज पांडे ने विभागीय कार्यों की समीक्षा की, जहां मुख्य वन संरक्षक ने स्थानीय निरीक्षण का अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जहां उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा दौरे के दौरान मानव वन्य जीव संघर्ष, इको टूरिज्म, वन्य जीव संरक्षण की समीक्षा की और वृक्षारोपण और विभागीय कार्यों पर भी अधिकारियों से प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी। वहीं वनाग्नि पर काबू पाने के लिए अधिकारियों को ग्रामीणों के साथ बैठक कर चर्चा करने के निर्देश दिए। टूरिज्म से किस प्रकार से हम स्थानीय निवासियों को जोड़ सकते हैं, किस प्रकार से आय के वैकल्पिक स्रोत हम लोग जनरेट कर सकते हैं ताकि स्थानीय निवासियों का जुड़ाव वनों से हो और वनों के संरक्षण से के प्रति वो सचेत हो सके। इस पर हमारा पूरा ध्यान है। माननीय मुख्यमंत्री जी की कई सारी एम्बिशियस घोषणाएं हैं। चंपावत में कॉर्बेट ट्रेल की बात हो या मुनस्यारी में नेचर पार्क में इको टूरिज्म की बात हो या उसके अलावा वन और वन्य जीव संरक्षण से जुड़ी अन्य जो हमारी घटनाएं हैं, जो हमारी चीजें हैं, उनसे उनकी बात हो तो सभी पर की समीक्षा लगातार हो रही है। जो वृक्षारोपण इस वर्ष और गत वर्षों में किए गए हैं और जो हमारे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के अन्य कार्य हैं या सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन के अन्य कार्य हैं, उनकी भी हमने समीक्षा की है। उधम सिंह नगर में बीती रात बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ के दौरान अपराधी के पैर में गोली लग गई। आरोपी पर यूपी और उत्तराखंड मिलाकर लूट डकैती के 15 मुकदमे दर्ज हैं। घटना के बाद एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। बता दें कि बीते 48 घंटों में जसपुर क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच 2 मुठभेड़ हो चुकी हैं। इस दौरान पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार भी किया। कल रात एक व्यक्ति अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहा। उस अभियुक्त की पहचान साजिद के रूप में की गई और उसके बारे में यह जानकारी प्राप्त हुई कि वह कुंडा थाना क्षेत्र के किसी गांव में रुका हुआ है और मिस्रवाला से बेदवाला के रास्ते में के होते हुए वह उत्तर प्रदेश की तरफ भागने। उस विषय पर उस रास्ते में चेकिंग के लिए पुलिस लगाई गई और चेकिंग के दौरान ये पाया गया कि एक साजिद नाम का व्यक्ति अपने एक और साथी के साथ मोटरसाइकिल से उत्तर प्रदेश भागने की फिराक में। पुलिस के द्वारा इसे रोकने का प्रयास किया गया या नहीं रुका और इसने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी फायर में इसे भी गोली लगी और अभी इसे अस्पताल ले आया गया। पूछताछ से यह ज्ञात हुआ कि अभी 14 तारीख की लूट की घटना जो जसपुर थाना क्षेत्र में हुई है उसमें यह शामिल था और उस घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल इसके पास से बरामद किया गया है। इससे पूछताछ से और ज्ञात हुआ कि इस पर लूट, हत्या के प्रयास, डकैती, किडनैपिंग के कई मुकदमे उत्तर प्रदेश के विभिन्न थानों में पंजीकृत हैं। इसके आपराधिक इतिहास की और जानकारी ली जा रही है। अभी इसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। रुड़की में स्कॉर्पियो और बाइक की भीषण टक्कर के बाद अब एक बार फिर से 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया है।
जहां इस विवाद में एक पक्ष के लोगों पर दूसरे पक्ष के घर में घुसकर मारपीट का आरोप लगा है। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल पहुंचाया और साथ ही शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस फोर्स को भी मौके पर तैनात किया गया। झगड़े का केस आया था पार्ली गुज्जर से, जिसमें कि 4 का मेडिकल हुआ है। उसमें से 3 लोग गंभीर स्थिति में थे और एक महिला थी जो कि सिंपल चोटें थी उसमें। तो उसमें से एक जो है मशरूफ, वो तो काफ़ी गहरी चोट थी उसके सर पे, तो उसको हमने तो आते ही सीधा रेफ़र कराया। वो गया है रेफ़र सीधा एम्स ऋषिकेश के लिए, और बाकी जो 2 साथ के हैं उसके, ठीक है, उनको भी हमने रेफ़र कराया सीटी के लिए और एक्सरे वगैरह के लिए। पर एक है जो बहुत ही सीरियस कंडीशन में था, उसका नाम है मशरूफ। देखिए जी, अभी जो हमें चोटें यहाँ पे देखी गई हैं एग्जामिनेशन के तौर पे, तो वो तो ऐसी लगी है कि धार तो नहीं है, पर हाँ जैसे धार कोई चीज़ होती है तो उसके पिछले हिस्से से वैसे हमारी भी चोट होती है। तो फिलहाल तो वही है, पर एक बार सीटी और एक्सरे की रिपोर्ट आएगी तो उस समय कंफर्म हो जाएगा। 3-4 दिन पहले का है, गाँव में एक एक्सीडेंट हुआ था, और एक्सीडेंट जिसके साथ हुआ वो तीसरे गाँव का आदमी है, कोई यहाँ का नहीं है, ना पाडली का है ना तेली वाले का है। जिनके साथ एक्सीडेंट हुआ उनसे कंप्रोमाइज हो गया, उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई तहरीर नहीं दी, कोई बात नहीं करी। उसके बाद 2 घंटे के बाद ये जो दिल्ली वाले के लोग हैं, मसरूफ इकबाल के लड़के, इन्होंने गाड़ी के लेके हथौड़े से क्या 3-4 लड़कों को बुला पूरी गाड़ी तोड़ दी। गाड़ी तोड़ने के बाद फिर इन्होंने 2 दिन के बाद मीटिंग करी रात को अपने घर बुला के। कल भी मीटिंग है, वहाँ पर पुलिस भी आई और इनके ऊपर मुकदमा भी है, हमने दर्ज कराया गाड़ी तोड़ने का। फिर आज वो लड़का जो आमिर है वहाँ को जा रहा था, इन्होंने फिर उसको कुछ गलत बात कही, गंदी बात कही जाते हुए उकसाया। उसके बाद फिर ये झगड़ा हुआ। हमारी तरफ से एक घायल है, उधर से 2 या 3 है, मुझे सही उनका पता नहीं कितने हैं। जब यहाँ पर आपदा की स्थिति पैदा हुई थी तहसील खटीमा में, तो हमने ऑलरेडी 12.5 करोड़ के लगभग धनराशि में, जिसमें मैक्सिमम 5-5 हज़ार के चेक थे। कुछ लोग 2-3 बच्चों की मृत्यु हो गई थी, उनको 4-4 लाख के चेक दिए गए, और जो पशु हानि वगैरह है उनको भी दिए गए थे। तो ये कार्य लगभग हमारा पूरा हो चुका था, लेकिन कुछ पात्र व्यक्ति छूट गए। तो वो शिकायत हमारे पास आई थी कि कुछ पात्र व्यक्ति रह गए, तो उन्हीं की अब हम जांच कर रहे हैं। जांच हमारी ऑलमोस्ट पूरी हो गई, लिस्ट हमारी तैयार है। तो कल से हम इस कार्य को शुरू कर देंगे और लगभग 1 हफ्ते के अंदर हम इसको वाइंड अप करेंगे। तो लगभग शासन से भी कितना आपदा धनराशि मुहैया? देखिए, आपदा से अभी हमें जो धनराशि मिली वो तो लगभग पूरी व्यय हो चुकी है, लेकिन अभी जिले में है वो धनराशि हमारे पास, तो हम वहाँ से डिमांड कर लेंगे और जितनी आवश्यकता होगी। अभी के लिए फिलहाल न्यूज अपडेट में इतना ही। आप देखते रहें TV24। नमस्कार।